सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और दोस्तों मैं आज एक बहुत छोटा-सा मुद्दा, हालाँकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर इसे समझा जाए, साइकोलॉजी को समझा जाए, वॉरफेयर को समझा जाए, क्या इस खेल के पीछे चल रहा है, इसको भी थोड़ा-सा समझना ज़रूरी है। मेरे ख़्याल से मैं अपनी तरफ से अपनी बात कह देता हूँ। एक खबर है जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर की है और वो क्या लिखते हैं ज़रा मैं आपको पहले वो पढ़वा देता हूँ। देखिए, ये जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने व्हीप के कार्यक्रम में ऐसा क्या कह दिया जिस पर विवाद हो रहा है, ये यहाँ सवाल उठाया गया है। सवाल उठाने के बाद ये जो जस्टिस शेखर कुमार यादव हैं 2021 इलाहाबाद हाई कोर्ट के अस्थायी जज जो है वो नियुक्त हुए थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में की शुरुआत की थी। अब जस्टिस ये जो शेखर कुमार यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, वो रविवार को विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के मुद्दे पर कहा, हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यकों के अनुसार ही देश चलेगा। जस्टिस शेखर का ये कहना था कि एक से ज्यादा पत्नी रखना, तीन तलाक फला, ये सब तो मैं नहीं आता इन मुद्दे पे कि ये तीन तलाक और उन्होंने क्या क्या कहा। मुद्दा हमारा ये है दोस्तों कि आखिर यहाँ एक तो पहली बात आपको मैं थोड़ा सा और एक बात बता दूं। ये आप देखेंगे कि ये जो पीछे बैनर लगा हुआ है, ये बैनर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बैनर में अगर हम जाएंगे तो इस बैनर में हम देखेंगे कि विश्व हिंदू परिषद का ये इलाहाबाद ये हाई कोर्ट प्रकोष्ठ, न्यायालय इलाहाबाद इकाई, यानी ये जो है न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो इकाई है विश्व हिंदू परिषद की, उसकी कार्यशाला है। और इस ये इकाई में इन्होंने बाकायदा न्यायालय लिखा है। इसका मतलब कोर्ट के कर्मचारियों की विश्व हिंदू परिषद की ये इकाई है जिसमें गठित की गई है, जिसमें जज साहब पहुंचे हैं क्योंकि उनका ताल्लुक न्याय से है और वो जज हैं। उन्होंने क्या कहा, देश जो है वो जो बहुसंख्यक है उन्हीं के हिसाब से चलेगा, अल्पसंख्यकों के हिसाब से नहीं चलेगा। ये बात जज ने कही और जज साहब ने जो बात कही है उसका अर्थ क्या निकलता है वो समझिएगा। यानी यहाँ पर माइनॉरिटी के लोगों को ये मान लेना चाहिए कि जज साहब जो फैसले देंगे, और विश्व हिंदू परिषद की जो इकाइयाँ इन्होंने बना रखी है वो सुप्रीम कोर्ट में भी बनाई होगी, सारे कोर्टों में बना रखी है, और इनके मेंबर जो है बाकायदा अटेंड करने आते हैं, जो ये बाकायदा न्यायालय इकाई यानी न्यायालय के कर्मचारी आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, स्पष्ट ये कह रहे हैं, इस बात का स्पष्ट अर्थ ये है कि हम जो फैसला देंगे वो मेजोरिटियन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए देंगे। कोई मायने नहीं रखते जो है सबूत, कोई मायने नहीं रखते जो है दलील, कोई मायने नहीं रखते। यानी एक तरह का ऐलान है कि माइनॉरिटी के लोग इंसाफ मांगने अदालतों में ना आए। अगर आएंगे तो ये मेजोरिटी की भावना से उनके खिलाफ फैसला सुना देंगे। या ये क्लियर इस बात का एक मैसेज है। और इस मैसेज का मतलब क्या है इस देश के लिए? इस देश के लिए इस मैसेज का मतलब ये होता है कि माइनॉरिटी के लोगों के लिए अब इंसाफ इस देश में नहीं मिलेगा इनके मुताबिक। दोस्तों, चाहे राजशाही काल रहा हो, बादशाहत का काल रहा हो, गुलामी का काल रहा हो, या फिर जो है डेमोक्रेसी रही हो, सभी में जनमानस आखिरी किसी भी देश के नागरिक की जो उम्मीद होती है, डिक्टेटरशिप में जहां मिलिट्री राज होता है वहां भी एक कोर्ट होता है, और कोर्ट में ये दिलासा दिया जाता है कि यहां पर कानूनी तौर पर इंसाफ किया जाएगा। यहां कानूनी तौर पर इंसाफ नहीं किया जाएगा, भावनाओं के मेजोरिटियन के हिसाब से इंसाफ किया जाएगा। जज साहब की बात का स्पष्ट मतलब यह है। यानी अब इस देश में जो मेजोरिटियन है सिर्फ उनके लिए इंसाफ है। इंसाफ क्या है फिर उनकी? सीधे बोलिए कि आपने जो है मेजोरिटियन के हवाले कर दिए हैं माइनॉरिटी के, वो इनका कत्ल करें, इनको मारें, इनको कूटें, इनको बर्बाद कर दें। आप तो इनके खिलाफ कोई इनका एक्शन लेंगे नहीं, क्योंकि आपको भावनाएं जो हैं वो भावनाओं के अधीन होकर सारा काम करेंगे। आपको भावना सुना देंगे, भावना के हिसाब से आपने जो है उनके खिलाफ फैसला दे देना है। यानी अब यहाँ पर इस देश में कोई जगह नहीं रही है माइनॉरिटी की। ये इंसाफ के मतलब का जो है निकल के आता है, जो मैं समझ पा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग। ये सिर्फ क्या एक गलती है, एक मानवीय भूल है, या सिर्फ भावनात्मक बात है? नहीं,
ये बेसिकली वाटर लेवल चेक किया जा रहा है कि ये जब हम ये कह दें कि हम तुमको इंसाफ नहीं देंगे तो तब तुम क्या करोगे। अब वाटर लेवल चेक किया जा रहा है कि पहले क्या किया जाएगा फिर क्या किया जाएगा। अब इस लेवल पर आ गई है बात कि हम अगर इंसाफ भी तुमको नहीं देंगे तो तुम क्या करोगे। यानी एक तरफ ये बिल्कुल एक, किसी को इस बात की समझ है या नहीं है मुझे नहीं पता है, मगर ये वो बातें हैं जब इंसाफ की उम्मीद छूट जाती है तो फिर क्या होता है ये सारी दुनिया जानती है। और अभी क्या हो रहा है मैं आपको बता देता हूं। दुनिया के अंदर हम मैप पे आ जाते हैं और मैप पे आने के बाद में कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूं। मैं जूम करके आ जाता हूं। वैसे नॉर्मली मुझे याद ही रहता है कि कहां पर क्या होगा, और मैं यहां आ गया हूं। यह है सर्बिया। सर्बिया के जो इस वक्त राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका ये कहना है कि मैं बशार अल असद नहीं हूं कि छोड़ के भाग जाऊंगा या मुझे हटा दोगे, मैं लड़ता रहूंगा। यानी पश्चिमी जगत ने, वेस्ट ने यहाँ पर एक दंगे का माहौल बना रखा है और हालात खराब करा रखे हैं। सत्ता के साथ जनता टकरा रही है और यहाँ अराजकता का माहौल है। यानी सत्ता परिवर्तन करना उनका खेल है। 140 देशों से ज्यादा बार वो जो है सत्ताएं परिवर्तन कर चुके हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा अब हम देखते हैं दोस्तों कि ये आप सीरिया में जो हाल है वो आप जानते हैं कि क्या है। सीरिया में अराजकता का माहौल है, आप जानते हैं। सीरिया के बाद अब अगर हम आते हैं यहीं पे थोड़ा सा जो सर्बिया है उसी के नज़दीक आ जाते हैं, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में आ जाते हैं, ब्लैक सी के ही, ये जॉर्जिया है। यहाँ पर हालात खराब किए हुए हैं जॉर्जिया में। यहाँ भी सत्ता परिवर्तन का खेल चल रहा है। अराजकता जो है किसी ना किसी मुद्दे को लेकर बना दी जाती है। यहाँ आप देख चुके हैं ये सीरिया है। यहाँ सीरिया में भी आप हालात देख रहे हैं कि क्या है, आपने देख लिया। ईरान की तैयारी चल रही है कि ईरान को कैसे किया जाए। और ये यमन है सऊदी के कोने पे। अब हम यहाँ से बढ़ते हुए ऐसे आ जाते हैं, ये यमन है। यमन के हालात आप जानते हैं। भले ही अब्दुल्ला साले के बाद यहाँ पर जो भी होतीज़ आए, रेबल्स आए, और फिर दोबारा से जो है होतीज़ के खिलाफ जो है वो दूसरे वाले पक्षों को खड़ा कर लिया गया है। अब यहाँ भी हालात जो है आपको कुछ दिनों में खराब होते हुए नजर आएंगे। यमन, यमन से हम आ जाते हैं यहाँ, ये पाकिस्तान होता है। ये पाकिस्तान में आप जानते हैं कि फौज की और जनता के बीच में और इमरान के एस्टेब्लिशमेंट के बीच में क्या लड़ाई चल रही है। जनता सड़कों पर है, सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, हो नहीं रही है, अराजकता का शिकार है। वो दो क्रिश्चियन स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये दो मुस्लिम स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, इन्हें भी आ जाते हैं। अब इससे भी थोड़ा आगे आ जाते हैं। अफगान में शांति हो गई मगर और थोड़ा आगे आ जाते हैं। ये हम म्यांमार में हैं। म्यांमार में आपको पता है कि सैन्य जो है मिलिट्री शासन लगा हुआ है, और ये मिलिट्री शासन के साथ साथ में ये हम आते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो है वो क्या चल रहा है, कैसे सत्ता परिवर्तन हुआ, आप लोग जानते हैं। और बांग्लादेश के अलावा भारत में भी मणिपुर में और इस पूरे इस इलाके में आसपास में डिस्टर्बेंस जारी है, ये आप जानते हैं। इसके अलावा यहाँ सत्ता परिवर्तन का खेल खेला जा चुका है, इसे श्रीलंका कहते हैं। इसके बाद फिर जो इलाका बचता है उसके आगे बढ़ जाते हैं, और इसके आगे हम आते हैं फिर सीधे साउथ चाइना सी के इलाके में, और यहाँ हम आते हैं साउथ कोरिया। ये साउथ कोरिया में भी खेल शुरू हो चुका है। अब मैं बैक जाता हूं थोड़ा सा, और बैक जाने के बाद ये ऊपर यहां से शुरू होता है, और ये पूरा का पूरा यहां से शुरू होने के बाद और यहां तक ये पूरा रूस है। और इस रूस के रास्ता कुछ यहाँ से निकल के आता है, जो साउथ कोरिया या कोरियन पेनिनसुला के रास्ते जो है वो एशिया के इन देशों में जो भारी पॉपुलेशन वाले हैं यहाँ पर आके कनेक्ट करता है। दूसरा रास्ता ब्लैक सी से जो होते हुए आता है, वो ब्लैक सी से लाल सागर होते हुए जो कनेक्टिविटी यहाँ बनाई जाती है, उसमें जो दो रास्ते रूस के पड़ते हैं, यानी जॉर्जिया और सर्बिया, वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट किया हुआ है। और लाल सागर के ऊपर ये जो आपका तुर्की, सीरिया, ईरान, ये पूरा का पूरा जो हॉर्मुज है, और ये यहाँ पर पूरा का पूरा इलाका डिस्टर्ब है, और कॉर्नर पे यमन भी डिस्टर्ब है। ये मेरा कहने का ये बात, इस बात को मैं क्या समझाना चाहता हूँ, ये सारी दुनिया जानती है कि इन पूरे इलाकों में वेस्टर्न इंटरेस्ट की वजह से सत्ता परिवर्तन के दबाव बनाए जा रहे हैं। या तो शर्तों को मानो, नहीं तो सत्ता परिवर्तन कर दी जाएगी। क्या हम अपने देश में कोई ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं जिससे हम खुद दबाव में आना चाहते हैं? क्या कोई और बाहरी ताकत इस देश में कोई खेल खेल रही है जो इस देश के माहौल को बिगाड़ कर
सत्ता पर कोई दबाव बनाना चाहती है या विपक्ष पर कोई दबाव बनाना चाहती है। क्योंकि ये खेल इतना सीधा तो मुझे नज़र नहीं आता है कि जानबूझकर एक कम्युनिटी को बार-बार टॉर्चर किया जाना, बार-बार उसे जो है दबाव देना और बार-बार नाउम्मीद कर देना, यानी उसके तमाम रास्ते बंद कर देना। अगर ये सूरत-ए-हाल पैदा की जा रही है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए नहीं हो सकता। क्योंकि आप बड़े सीधे से जानते हैं कि इस मिलिट्री का चीफ कोई मुसलमान नहीं है, इस देश का कोई चीफ जस्टिस जो है मुसलमान नहीं है, इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं है, इस देश की या किसी आर्मी विंग का कोई हेड जो है वो मुसलमान नहीं है, किसी अहम ओहदे पे एक भी मुसलमान कोई मौजूद नहीं है जो देश के सिस्टम को कमांड करता हो। फिर कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? कोई मांग भी नहीं रहा। मुसलमान कह भी नहीं रहे कि भाई हमें इतनी बड़ी हिस्सेदारी दे दे कि कम से कम पावरफुल सीटों पर हमारा कोई कहीं तो इंसान बैठा हो। वो 2-4 पुलिस वाले मिल जाएँगे, 2-4 इधर क्लर्क मिल जाएँगे, 2-4 मतलब वकील कोट पहने हुए मिल जाएँगे, छोटे-मोटे जज भी मिल जाएँगे। ये बात जो है जो अधीन चलते हैं, जो शासन के अधीन काम करने वाले हैं और जो अधीन के अधीनस्थता में भी जो निचले स्तर पे आते हैं, उसके अलावा मुसलमान कहाँ हैं? फिर कौन-सा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है? बना हुआ है पहले से ही। मैंने एक आज आंकड़ा पेश किया था, अगर हम दुबई की पॉपुलेशन को देखते हैं, तो दुबई के अपने लोग जो हैं, मुश्किल से 12% हैं। दुबई में, यूएई में, जो वहाँ के निजी पैदाइशी अरबी नागरिक हैं, उनकी तादाद 12% है। बाकी सब बाहर के लोग वहाँ रहते हैं, तो दुबई पे कब्ज़ा कर लेंगे क्या वो? यानी 88% होने के बाद भी क्या वो दुबई पे कब्ज़ा कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। कतर के अंदर भी वही स्थिति है, 12 से 13। कुवैत में भी वही स्थिति है, बाहर के लोग 80% से ज़्यादा हैं, तो वो कब्ज़ा कर लेंगे? नहीं कर सकते। सऊदी अरब की अगर अपनी खुद की आबादी 2.5 करोड़ है, तो बाकी की जो 3.5 पौने 4 करोड़ बनती है, वो सब बाहरी लोगों से बनती है, तो क्या सऊदी अरब पे कोई कब्ज़ा कर लेगा? आज मेरे ख़्याल से अगर कनाडा की स्थिति भी देखोगे, तो बाहरी लोग कनाडा के अंदर जो है बहुत ज़्यादा हैं, मूल लोगों के मुकाबले। लंदन की जो डेमोग्राफी है उसे समझिए कि लंदन पे कब्जा कर लेंगे कोई बाहरी। ये झुनझुना देने की बात है। कोई भी किसी देश के ऊपर इस तरीके से वो एक सिस्टम होता है, वो एक कहानी होती है, जनता किसी देश पर कब्जा कर लेगी पॉपुलेशन के वाइज, ये ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता। और अगर ऐसा कोई सबूत हुआ करता तो दोस्तों याद रखिएगा कि मुट्ठी भर अंग्रेज थे और हम उनके गुलाम थे और हम उनसे आज़ादी नहीं ले सके। हम करोड़ों में थे और वो हज़ार में थे, लाखों में नहीं थे, हज़ार में थे। हम उनसे आज़ादी नहीं ले सके। सिस्टम कैसे काम करता है वो बताने के बजाय, दुनिया को, देश को जागरूक बनाने के बजाय, ये जो क्रिएट किया जाता है ना माहौल, ये अपने मकासद हल करने के लिए किया जाता है। ये पूरा साउथ ग्लोबल है, जो मैं आप बता रहा हूँ साउथ पोल की तरफ का है और साउथ पोल की ग्लोबल को डिस्टर्ब करके अपने मकसद को हल कराने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसी ही स्थिति देश में चलती रही तो ये देश के लिए अच्छा साइन नहीं है। इसकी वजह से आपकी बैठे हुए सत्ता के लोग, चाहे ए साइड हो या बी साइड, कोई ना कोई एक खतरनाक इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे देश का भारी नुकसान हो सकता है। आप लोग समझें तो अच्छा, ना समझे तो अच्छा। मैंने अपनी बात कह दी। इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।